नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजबीर। आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा नतीजों को लेकर। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत के ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और तीसरी बार हरियाणा में जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में लगातार विपक्ष ने पूरे जोर लगाया, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा था कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उसके तहत कांग्रेस जो है वो आगे चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस इस बार हो सकता है कि उनको मौका मिले सरकार बनाने का, लेकिन ऐसे में भाजपा ने जो है वो अपनी जीत वहां पर जो है दिखाई और जिसके बाद कई तरह के सवाल उठाए गए। और आम आदमी पार्टी का जहां पर खाता भी नहीं खुला, क्योंकि लगातार पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान वहां पर जो है वो प्रचार कर रहे थे, केजरीवाल वहां पर पहुंचते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसे में उनको निराशा जो है हाथ आई और भाजपा ने जो है वहां पर तीसरी बार हैट्रिक बनाकर जो है अपनी जो है जीत हासिल की। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में नियम शर्मा जी हमारे साथ हैं और भाजपा से हमारे साथ में कुलदीप धारीवाल जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में जसवीर ढिल्लो जी हमारे साथ हैं और अकाली दल से हमारे साथ में दिलबाग सिंह जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत धारीवाल साहब आपसे करूंगा। पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार तीसरी बार आपकी सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस ने इस पर जो है ऐतराज जताया है। वो कहते हैं कि हम जो है चुनाव कमीशन को इसकी जो है शिकायत भी देंगे। वो कहते हैं कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ हुई है। हालांकि जब रुझान के पहले चरण में हम पहुंचे उस समय कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे नतीजे आगे बढ़ते गए तो भाजपा ने जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई और जीत की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है, उन्हें इस बात को लेकर वो कह रहे कि ये कैसे हो गया और कैसे वो कह रहे कि हम शिकायत दर्ज करवाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? जजबीर जी, सबसे पहले तो जो विकास की डबल इंजन सरकार हरियाणा वासियों को, सभी हरियाणा के लोगों को उनको बधाई। और ये जो रफ्तार गति देने के लिए हरियाणा के लोगों का धन्यवाद, वहां की आवाम का धन्यवाद, उन्होंने हमको चुना। क्योंकि ये दो पक्षीय जो चुनाव चल रहा था, एक तरफ था कि जो लोग हैं वो लोगों को लुभावने वादे कर रहे थे, किया उन्होंने कुछ नहीं था अपने राज्यों में, और अपने राज्यों में तो कुछ करके दिखाया नहीं। जैसे वो कह रहे थे कि हम 23 फसलों की एमएसपी दे देंगे, ये ना तो उन्होंने हिमाचल में दी, ना पंजाब में दी, ना दूसरे किसी राज्य में दी। हमने एक मॉडल बना के दिखाया, 14 फसलों की एमएसपी स्टेट ने अपने दम पे देके दिखाई, तो किसानों का साथ मिला। फिर उन्होंने कुछ जो है, इन्होंने जो चुनाव लड़ रहे थे कुछ खिलाड़ियों को लिया, राजनीतिक खिलाड़ियों को, उनको राजनीति बनाया। लेकिन जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो देश के लिए लड़े, जो देश के लिए मेडल जीत करके भी आए, वो सभी खिलाड़ियों ने दिखा दिया इनको। उन्होंने चुनाव किया कि सरकार के साथ है। उसके बाद इन्होंने फौजियों का अपमान किया। धारीवाल साहब कि कांग्रेस ने लड्डू बनाने का जो एक था वो शुरू कर दिया, खुशी में जश्न में वो थे, लेकिन ऐसे में क्या ऐसे सरकमस्टांसेस बन गए कि एकदम से जो लड्डू उस खेमे में बनने शुरू हुए थे वो आपके खेमे में आ गए? नहीं, वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना जी। उसके ये 3-4 फैक्टर थे जिसके ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, और वो सारे फैक्टर पे कांग्रेस धराशायी हुई। अब आ जाते हैं चुनाव के, जो आप बोल रहे हो कि वो तो सबसे, अभी लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में हमको 400 पार दिखा रहा था सारा मीडिया। उस समय तो ये गोदी मीडिया था, और जिस दिन ये कांग्रेस को हरियाणा जिता रहा था उस दिन ये गांधी मीडिया हो जाता है। तो इनकी एक चॉइस है, पिक एंड चूज करते हैं। और अगर वही मीडिया हमको 240 देता है, हम तो मीडिया का धन्यवाद करते हैं, भाई कोई बात नहीं। वही मीडिया कांग्रेस को, अगर वो सरकार, पहले कहता है सरकार वो नहीं बनती, कहते हैं भाई अभी, अब वही ईवीएम जो है वो जम्मू कश्मीर में तो गांधी ईवीएम हो गई, यहाँ पे जो है गोदी ईवीएम हो गई। तो इनके कुछ फ्रेजेस है जिससे ये गुमराह करते हैं लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस को कि कांग्रेस को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। जो उन्होंने उठाए थे मुद्दे, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को हार स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उस पर है। ठीक है सर, ठीक है, वापस आपके पास आऊंगा मैं। ठीक है, जसवीर ढिल्लो जी। लास्ट लाइन कहनी चाहूंगा कि जो कांग्रेस बार बार किसानों, खिलाड़ियों और
जो फौजियों के नाम पे, हमारे देश के बहादुर फौजियों के नाम पे जो ये राजनीति कर दी है, अब उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया है। चलिए ठीक है, ढिल्लों साहब क्या कहेंगे? सीधा सवाल कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि अग्निवीर को लेकर आप विरोध कर रहे थे, प्रचार में अग्निवीर का जिक्र होता है, तमाम ऐसे जिक्र होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है, क्या आपको ऐसे क्या संकेत हैं या आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? और जीत को लेकर जो दावा आप कर रहे थे वो अब भाजपा कर रही है कि भाई हमने हैट्रिक बना दी, हमने विकास के नाम पर हमने जीत हासिल की है। ये देखिए, जो अग्निवीर स्कीम पर हमारी आपत्ति है, या फिर जैसे भी किसानों की जो दुर्दशा हुई, वो अभी भी आपत्ति रहेगी। चुनाव का रिजल्ट जो भी है वो स्वीकार्य हम करते, लेकिन इसमें कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जैसे ईवीएम में पहले हम बहुत ज्यादा आगे थे, कांग्रेस की काफी बढ़त थी जब काउंटिंग चल रही थी, तो हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो ये ईवीएम का प्रोसेस है, इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसका जो रुझान भी था इस चुनाव का हरियाणा का, कांग्रेस को सभी चैनल्स ने अच्छी खासी बढ़त दी थी और लोगों में भी बढ़त थी। सो उसके तहत कुछ कुछ सीट पर हमें आपत्ति है, जिसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी ऐतराज जताया था। सो जो वो क्षेत्र हैं उनके हमारी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से भी, उनकी एक बार रिकाउंटिंग भी हो और साथ में ईवीएम की भी जांच हो, जैसे जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बताया था। चलिए वो आपका अधिकार है सर, ठीक है, आपका अधिकार है, आप ईवीएम में जांच की बात करें। ढिल्लों साहब, वो आपका अधिकार है कि आप उसकी जांच की बात करें, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में सरकार आपकी बन रही थी उस समय, ठीक है, आपको खुशी में आप थे, जश्न का माहौल था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आने शुरू हुए, जैसे ही उसके रुझान आने शुरू हो गए, उसके बाद भी आपको जीत कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। लेकिन जैसे जैसे समा बीता, उसके बाद में जो है वो भाजपा ने जो है वो आगे बढ़त बनाई। लेकिन सवाल ये भी है कि वो कह रहे हैं कि जब आप जीतते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं होता, जब हम जीत जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर आप सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो वोट मार्जिन कम हुआ, जैसे हमारी अपेक्षा थी कि इतना जाएगा, उस पर भी कांग्रेस चर्चा करेगी, उस पर मंथन करेगी कि क्या क्या खामियां रही, चाहे हमारे संगठन में या फिर हमारे सभी नेताओं की एकता में चलने की खामियां रही, उस पर कांग्रेस विचार करेगी। लेकिन कांग्रेस ने एक अपना पक्ष रखा है कि जो ईवीएम है उस पे हमें पूर्ण तौर पर विश्वास नहीं है, और इसी चुनाव में नहीं, पहले भी हम करते रहे, पहले भी हमने बहुत बार बताया है। तो कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर काउंटिंग अच्छे से नहीं हुई। आज हरियाणा कांग्रेस उन क्षेत्रों के तहत इलेक्शन कमीशन को उन क्षेत्रों के बारे में दोबारा रिकाउंटिंग और ईवीएम की जो जो हमारी हैं प्रॉब्लम्स, उनके लिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। तो उस पर है, और जो हमें प्रॉब्लम्स आई है उस पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी खामियां रही, जिसके तहत बीजेपी की वोट प्रतिशत और बढ़ गई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने हार स्वीकार करते हुए ये कहा कि मंथन किया जाएगा और जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर पार्टी पूरे अपने लेवल पे एक मंथन करेगी और कारण जो है उसका जानने की कोशिश करेगी। नेम साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, सीनियर प्रवक्ता है। नेम साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह का रुझान आया, हालांकि बहुत जोर लगाया आम आदमी पार्टी का, पंजाब के सीएम वहां पे प्रचार के दौरान दिखाई दिए और लंबी भाषण चलते रहे, और ऐसे में जीत का दावा भी था, और ठीक है, जीत एक अलग अपनी स्थान पे है, लेकिन ऐसे में ये कहा जा रहा था कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या ऐसी वजह रही कि आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया वहां पे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहां पे इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, असंभव था बीजेपी के लिए सरकार बनाना। उसका रीजन ये था कि बहुत मेजर एंटी इनकम्बेंसी थी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो ग्राउंड पर लोगों ने पकड़ लिए थे। जैसे किसानों का मुद्दा था, अभी किसानों की बात कर रहे थे, किसानों के ऊपर हमारे देश के अंदर अगर किसी राज्य ने पहली बार एनएसए लगाई वो हरियाणा ने लगाई।
किसानों के खाते सीज करने का काम बीजेपी ने किया, किसानों को जेल में बंद, झूठे पर्चे करके जेल में बंद करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया, किसानों के आगे कीलें लगाई। उसके बाद भी ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि किसान बीजेपी को वोट करेंगे। आप महिलाओं की बात कर लीजिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हरियाणा जो है पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। एनसीआरबी सेंटर का डेटा है कि 10,000 से ज्यादा क्राइम हर साल हो रहा है महिला के अगेंस्ट, हर 1 घंटे में एक रेप रजिस्टर हो रहा है हरियाणा में। उसके बाद महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए बीजेपी को चुन लेंगी, ये मुश्किल लगता है। आप खिलाड़ियों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके बाद खिलाड़ी उनको वोट करेंगे, मुश्किल लगता है। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, बेरोजगार युवा उनको वोट करेंगे, मुश्किल लगता है। तो जब इतना मुश्किल लगता है तो फिर क्या हुआ कि हरियाणा में बीजेपी ने फिर से पिछली बार से ज्यादा मेजोरिटी से सरकार बना ली, इसको सोचने की जरूरत है। मुझे ये पर्सनली ऐसा लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां थी जिनकी जिम्मेदारी थी कि हरियाणा में मुद्दों को उठाया जाए, मुझे लगता है उन्होंने अपनी एरोगेंस में मुद्दों को छोड़ दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में उनको ऐसा लगा कि जैसे हम सरकार बना ही चुके हैं, अब मुख्यमंत्री डिसाइड करने का रह गया बस। इस वजह से जो है वो ग्राउंड से लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए और मुद्दों के बजाय जो है वो नेताओं की राजनीति होने लगी कि मेरा नेता उसमें चला गया, उसका नेता मेरे में आ गया, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इस चक्कर में ये लोग ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो गए, जिसका खामियाजा पूरी हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नेम साहब, यहाँ पे सवाल एक ये भी है, क्योंकि जिस तरह से पहले चर्चाएं थी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का एक जो है मन बना चुकी है, जहां इस तरफ कहीं ना कहीं कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अलग अलग चुनाव लड़ना ये भी एक जो है बीजेपी के फेवर में चला गया, और अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप साथ में चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि, क्योंकि जो सीट शेयरिंग को लेकर था, चाहे कुछ भी रहा हो, जिसकी वजह से आपका गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में फायदा तो भाजपा को मिला ना इससे, क्योंकि वोट परसेंटेज की आपने बात करी और आपने तमाम मुद्दे गिनाए। अगर ये मुद्दों के ऊपर, जिस तरह से आपने कहा महिलाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और क्राइम को लेकर तमाम चीजें आपने गिनवा दी, लेकिन उसके बावजूद भाजपा सरकार बनाने में सफल साबित हुई, तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई। तो इसका मतलब यह है कि या तो ये मुद्दे जो आपने गिनाए हैं, या इन पर कहीं ना कहीं इस पर लेके अभी क्लियर नहीं है कि वाकई में ऐसी व्यवस्था वहां पे ऐसी जो है थी। अगर ये था तो फिर कैसे लोगों ने इनके पक्ष में वोट कर दी? वही मैं आपको कह रहा हूं कि ये मुद्दे थे, ये हमारा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार का डेटा है, इन्हीं की भाजपा की केंद्र सरकार एनसीआरबी का डेटा है, क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स का डेटा है। ये सारे डेटा केंद्र सरकार के हैं। हरियाणा में ये सब मुद्दे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा अगर पूर्ण बहुमत की वहां पर सरकार बना लेती है तो ये बहुत ज्यादा सोचने का एक मुद्दा है कि किस तरह से जिनकी जिम्मेदारी थी भाजपा को वहां पर हराना, वो विफल हुए हैं। मैं तो क्लियर ये बोलता हूं, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं और क्लियर ये बोलता हूं कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पे तो सरकार बनाने के लिए कांग्रेस लड़ रही थी, हम तो नहीं लड़ रहे थे। हम तो ये कह रहे थे कि आप हमारे से समर्थन लेके सरकार बनाइए हरियाणा में, लेकिन इनको जरूरत ही नहीं थी किसी की। ये तो खुद इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम सरकार हम ही बनाएंगे हरियाणा में, हमारे सिवा और कोई यहाँ पे दिखता ही नहीं है। भुगतना पड़ गया, ऑफ कोर्स भुगतना पड़ गया। अगर एंटी बीजेपी फोर्सेस मिलके हरियाणा में चुनाव लड़ती तो नतीजे कुछ और होते, लेकिन ये लोग लड़ाई लड़ते रहे कि हम मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते रहे और जमीन खिसक गई नीचे से। हम तो हर वक्त जमीन पे थे, हम हर वक्त मुद्दों की बात करते थे, और सोचिए अगर जॉइंट ऑपोजिशन मुद्दों की बात करती हरियाणा में तो नतीजे बिल्कुल कुछ और होते। लेकिन जनता ने देखा कि जिसको सरकार में लाना है उनको मुद्दों की पड़ी नहीं है। ये तो अगर ये सरकार में आ गए तो हमारे और मुद्दे, इन मुद्दों का शायद और खराब हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि जो अभी है, जो हालत है वही रहने दो। तो हमें चुनाव से पहले मुद्दों की बात करनी चाहिए थी, ये कमी रही, ये हमें ऐसा लगता है। और हम तैयार थे, हम तो क्लियर थे, हम हरियाणा में सरकार नहीं बनाने वाले थे, कांग्रेस ने बनानी थी। कांग्रेस को अगर अपनी सरकार बनाने के लिए सहयोग की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने भुगत रहे। चलिए ठीक है, आपने सीधे तौर पर यहाँ पर ये बताया कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों को भूलकर चुनाव लड़ रही थी और अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ रही थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अकाली दल के प्रवक्ता दिलबाग सिंह जी हमारे साथ हैं। दिलबाग जी, क्या कहेंगे, क्योंकि हरियाणा में आपकी पुरानी भाईवाल सरकार ने एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाने की तरफ कदम उठा रही है, और जिस तरह से हैट्रिक वहां पे कहा जा रहा है कि बहुत शानदार जीत भाजपा की हुई है, पहले से भी अच्छी जीत हुई है, सरकार बनाने जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल है,
और मुद्दों को लेकर, जैसे कि अभी नियम साहब ने बताया कि मुद्दों को भूल कर कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थी और इस तरह से मुद्दे भूल गई, और कहीं ना कहीं आपसी यहाँ पर एक कुमारी शैलजा और हुड्डा, इनके बीच में भी कहीं ना कुछ डिफरेंस था, तो उसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़ गया हो, क्योंकि जब जीत हासिल होती है भाजपा की उसके बाद दोनों अपना बयान देते हैं। एक तरफ जहां पर हार क्या मंथन की बात की जा रही, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई हम तो चुनाव कमीशन से शिकायत करेंगे जो है ईवीएम को लेकर। देखें जसबीर जी, पहले तो दिलबाग जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि इनकी सरकार हरियाणा में बन रही है। और देखिए, तो फतवा है जी, इस फतवे में हम एक दूसरे पर अब जो चिक्कर डालेंगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो फैसला हो गया, जनता ने कर दिया, वो कर दिया। मैं ये समझता हूं कि हरियाणा जो पंजाब का एक हिस्सा है, पंजाब से बिछड़ा हुआ है, पंजाब का छोटा भाई है, पंजाब की राजनीति का भी वहां पर पूर्ण तौर पर असर हुआ है। जैसे यहाँ पर सरकार और अपोजिशन क्या लोगों के लिए कर रहे हैं, कैसे मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे नहीं, उन लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने सभी देख लिया कि ये लोग कैसे नाटकबाजी कर रहे हैं। और सरकार यहाँ आम आदमी की भी फेल है, तो अपोजिशन भी जो फेल हो चुका है। इसीलिए मैं जिस अपना सोचता हूँ कि इसीलिए वहां हरियाणा के लोगों ने इनको ये पंजाब के हालात देकर नकार दिया। ये बात मनने वाली है, ये बात सोचने वाली है। और जहां तक हमारा श्रोमणी अकाली दल का था, हमने तो वो अनेलो के साथ हमारा पुराना संबंध है, वहां 2-4 सीटें जहां हमारा प्रेशर था, हमने वहां पर उनकी सहायता की और उनको अच्छा मार्जिन भी वहां पर मिला, सीट वो जीत भी गए। और ये देखने वाली बात होगी कि जो पंजाब में है वो हरियाणा में उसका असर हुआ है। ये बात बहुत गंभीरता से विचारने वाली है, आम आदमी को भी और कांग्रेस को भी, जो को दोनों ही यहाँ पर एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। इसीलिए दोनों का जो यहाँ पर चल रहा है माहौल, उसका लोगों ने सोच लिया कि ये क्या पंजाब में क्या करेंगे। शर्मा जी बैठे हैं, देख लो, यहाँ हमारे सीएम साहब यहाँ से पूरी उडारी भरकर जाते थे, पूरा प्रेशर दे, वहां बोलते थे कि हम कभी सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। उनको पूरा विश्वास था, लेकिन वहां पर 87-88 सीटों पर इलेक्शन लड़े और सभी पर जमानत जब्त हो गई। इतना भी नहीं होता, ये अपनी कार्रवाई देखनी पड़ेगी। और जैसे कांग्रेस के भाई ने बोल दिया कि वो हार को स्वीकार भी करते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं, चलो वो तो उनका अधिकार है, करना भी चाहिए। जो उनको कोई डाउट है तो वो अपना जो भी उनकी पार्टी का एजेंडा होगा वो लेके चलेंगे। लेकिन ये बात पंजाब का असर हरियाणा में पड़ा, ये बात माननी पड़ेगी। चलिए, पंजाब का छोटा भाई हरियाणा को कहा जाता है, और किसान फैक्टर ये कहा जा रहा था कि जो किसान आंदोलन के दौरान जो ये प्रदर्शन हमने देखे, वो कह रहे थे वहां पे उसका फैक्टर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। भाजपा ने बड़ी मेजोरिटी के साथ शानदार जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाने की तरफ वो कदम बढ़ा चुके हैं। धारीवाल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता वो कहते हैं कि भाई एकदम से इस तरह के जो रिजल्ट आए हैं उसको लेकर उनके सवाल है। वो कह रहे कि हम शिकायत तो करेंगे, और ये बात है वो कह रहे कि हम तो ये भी कहेंगे कि वो ईवीएम जो पूरी जांच हो और जांच में रिकाउंटिंग की जाए, ताकि पता लग पाए कि कारण क्या थे। वो कह रहे थे ऐसे हालात एकदम से कैसे बन सकते हैं कि एकदम से हम पहले स्टार्टिंग में हम आगे हैं और कुछ एक आधे घंटे के बाद देखा जा रहा है तो भाजपा बढ़त बढ़ा रही है। तो वो कह रहे कि सवाल तो ये भी थे ना, क्योंकि एग्जिट पोल में भी उनकी सरकार बनती नजर आई, और उसके बाद में ये जिस तरह से जश्न का माहौल था, कॉन्फिडेंस में थे वो, और ये जैसे रिजल्ट आए तो उसको लेकर वो कह रहे कि हम तो शिकायत करेंगे। देखिए, मैं आपके इस सवाल के ऊपर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता की, शर्मा जी की। उन्होंने बड़े अच्छे से जो बात है की कांग्रेस की, क्योंकि उन्होंने सारी बात बताई है कि किन किन मुद्दों को लेकर के उनको लड़ना चाहिए था। तो ये होता है एक विश्लेषण पॉजिटिव जो होता है। तो लेकिन जो कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस तो बच्चों की तरह रोती है। अगर तो मतलब उनको मिल जाए मेजोरिटी तो सब ठीक हो जाता है, मीडिया ठीक, ईवीएम ठीक, सब ठीक। नहीं मिली, हाय मीडिया, हाय ईवीएम, हाय मर गए। तो ये देखो, फैक्ट की बात करें, अगर मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं और वो आपके दर्शकों को अच्छे भी लगेंगे। देखिए, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पंजाब में नहीं है, पंजाब में आम आदमी ने कहा था कि हम कुकड़ियों का मुआवजा भी दे देंगे। आप अभी गूगल करो इसी समय,
और आपको पता चलेगा 8500 नहीं, वो करोड़ ठीक है, रुपया वो ठीक है, मुद्दे की बात प्रधानमंत्री करेंगे फसल सर। बीमा योजना ठीक है, का वो लोगों ठीक है, को मुद्दे मिला। की बात करेंगे दानिश साहब। यहाँ पे एक सवाल ये भी है, मेरा सवाल ले लीजिए, ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती तो क्या स्थिति कुछ और होती? क्योंकि ये वो कह रहे कि इसका सीधा फायदा आपको पहुंचा है कि हमने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो फायदा सीधा भाजपा को मिला है। इससे भी बुरे हालात होते हैं इनके, क्योंकि आज जो कांग्रेस के पाप हैं वो आम आदमी के ऊपर नहीं है। तो अगर ये इकट्ठे होते तो कांग्रेस के पाप का बोझा लेकर के चलती आम आदमी पार्टी भी, और इससे भी बुरे हालात होते। तो ये मैं जो बात कर रहा हूं कि फैक्ट्स को देखना चाहिए। आप फैक्ट देखोगे तो हमने लोगों की सेवा की है और लोगों ने हमको उसके लिए चुना है। और जो मुद्दे अब इन्होंने उठाए हैं कांग्रेस ने, जो भी, अब चाहे किसान यूनियन ले लो, चुड़ूनी को क्या मिला, आप देखो कितनी वोटें हैं, 1400-1500, और उसको मीडिया इतना बड़ा लीडर मान करके हमारे ऊपर चढ़ा देता है। तो हमको लोगों ने चुना भाई, हमने एमएसपी दे के दिखाया है। हमको किसान विरोधी बताने वाले आप कौन होते हो? तो ये चीजें आप देखो, आप लोगों का अपमान कर रहे हो। आप अगर बोल रहे हो कि भाजपा किसान विरोधी है तो आप लोगों का अपमान कर रहे हो, भारत के लोगों का अपमान कर रहे हो। तो ये चीजें जो है आम आदमी पार्टी को भी देखनी चाहिए और ये चीजें जो है कांग्रेस को भी देखनी चाहिए। जो जो मुद्दे उठाए कांग्रेस ने वो सारे ध्वस्त हो चुके हैं। अब उन मुद्दों को छोड़ करके उनको नए मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट पड़ चुकी है। जब लोगों का मत आ चुका है उसके ऊपर बोलना, बार बार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, फिर भाग जाना, फिर मीडिया पे इल्जाम लगाना, फिर उसके ऊपर। मैं तो एक बात कहता हूं, किसान हमारे पास साथ कोई नेता नहीं है, जो जो मांगे वो कहते हैं। पंजाब के लिए कहते हैं कि बदलवी फसलों की सरकारी खरीद चाहिए। तो मैं कहता हूं लाओ भाई, दो मुझे इस चैनल पे, हम लेके आते हैं 5 सरकारी फसलों की सरकारी खरीद केंद्र से। आप मुख्यमंत्री साहब को दे दो, आप हमको ना दो, आप मुख्यमंत्री साहब को दे दो, हम लेके आएंगे। तो आंदोलन किस बात का? कांग्रेस के कहने पर, इंडी गठजोड़ के कहने पर। तो ये बातें तो मैंने बहुत बार मीडिया पे कह दी, मैंने तो चैलेंज किया उनको कि आप क्यों भागे, जब मुख्यमंत्री पंजाब कह रहे थे कि हमारा जो हम चाहते थे बदलवी फसलों की एमएसपी, और ये एमएसपी हमें केंद्र दे रहा है, चलिए ठीक है, और मैं इस पे खुश हूं। तो क्यों बदले? ठीक है दानिश साहब, ठीक है, हेमंत साहब क्या कहेंगे वो, क्योंकि ठीक है सर, ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि आपको राहुल गांधी का फोन आया था। अब तो क्लियर हो गया कि आप उसके कहने पे जो है आप ये जो लड़ रहे हो। शर्मा जी ठीक है, चलिए ठीक है। शर्मा जी वो कहते हैं कि अगर गठबंधन में आप जाते और बुरे हालात हो जाते, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस अब ऐतराज कर रही है और अपना गिला शिकवा बता रही है कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जब उनकी हिमाचल में उनकी जीत होती है उस समय ईवीएम पे कोई सवाल नहीं है, और जहां पर इनकी जीत होती है, जिस स्टेट में जो जीते हैं वहां पे कोई सवाल नहीं होते हैं, लेकिन सवाल तब होते हैं जब वो हार जाते हैं। वो कह रहे कि गोदी मीडिया बताया जाता है, जब एग्जिट पोल ने इनको बताया था उस समय गोदी मीडिया याद नहीं आया, लेकिन जब हार में आ गए, जब आप ऑपोजिशन में बैठ गए, उस समय आपको गोदी मीडिया भी याद आई और उस समय ईवीएम में खराबी भी याद आई। देखिए सर, आम आदमी पार्टी इन सब चीजों में यकीन नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी तो लड़ने में यकीन रखती है। जनता हमें जिता भी देती है, जहां हमें मैंडेट नहीं भी आता। हम तो गुजरात जैसी स्टेट में जाके 5 सीटें ले आए जहां हमारा ना कोई अस्तित्व, ना वजूद, ना हमें वहां की लोकल लैंग्वेज आती। हम 5 सीटें वहां से ले आए। तो हम इन सब चीजों में नहीं पड़ते, हम जनता के ऊपर विश्वास रखते हैं। जब जनता को जिसको जिताना उसको जिताएंगे। और अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, इनका बोलना भी जायज है, क्योंकि अब ये जीते हैं तो ये जो बोलेंगे वो सही है, क्योंकि इनको मैंडेट मिला है। लेकिन हकीकत ये भी है कि भाजपा के जो इंटरनल, जो अंदरूनी हमारे से नेताओं की बात होती थी, वो उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सीटें आ जाएंगी। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का आकलन था कि 20 सीटें पार नहीं होंगी। और ये मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बड़े भाजपा नेता हमारे संपर्क में होते हैं, हमारे इंटरनल जानते हैं। अगर ये इस बात को नहीं मानते तो उस चीज का जवाब दे दे कि क्यों इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को जो है वो चुनाव से 6 महीने पहले हटा दिया था, जब इतना बढ़िया उन्होंने शानदार काम करके दिखाया था। जो अल्पमत की सरकार को बहुमत की तरफ ले जा रहे थे, वो तो 6 महीने पहले उनको क्यों हटा दिया? दूसरी बात, इनके इतने बड़े नेता अशोक तंवर जो है 12:30 बजे कांग्रेस की भाजपा की रैली करते हैं और 2:30 बजे जो है वो बीजेपी कांग्रेस में चले जाते हैं। क्यों ऐसा? इतने बड़े नेता को अगर ये करना पड़ रहा है तो मतलब सामने दिख रहा है कि क्या होने वाला है। तो ये डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं
कि भाजपा जीत रही थी कि हार रही थी, हमें पता है भाजपा हार रही थी। लेकिन अब पॉइंट ये है कि भाजपा जब जीत गई है तो उसके पीछे जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो जिससे जनता ये उम्मीद करती है कि भाजपा के सामने खड़े होकर हमें भाजपा के अत्याचार से बचाएंगी, मिसमैनेजमेंट से बचाएंगी, पॉलिसी पैरालिसिस से बचाएंगी, उनका क्या रोल रहा, उनको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, उनको अपना ओवर कॉन्फिडेंस खत्म करने की जरूरत है, उनको ये देखने की जरूरत है कि एकला चलो की जो अगर आपको जीत नजर आ रही है तो आप एकला चलो करोगे, अगर आपको हार नजर आ रही है तो आप सबको लेके चलोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आपका ये विजन है कि आपको इस गवर्नमेंट को जो एंटी इनकम्बेंसी से पीड़ित है, जो पॉलिसी पैरालिसिस में जिसकी ऑफिसर्स नहीं सुन रहे, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, हैरान हो जाएंगे आपके व्यूअर्स भी। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं हम, तो हरियाणा में सारे ऑफिसर्स को जानते हैं, सबको जानते हैं। हरियाणा सरकार में 10,000 से ज्यादा ऐसी फाइलें हैं जिन पे 6 महीने से साइन नहीं हुए हैं। 10,000 से ज्यादा फाइलें जिस स्टेट में साइन ना हुई हो, आप सोचिए अब ये सरकार में आके क्या हालत करेंगे। उनकी ओवर कॉन्फिडेंस से आएंगे, ऑफिसर्स को दबाएंगे जिन्होंने इनकी फाइलें रोकी, बिकॉज ऑफिसर्स को भी ये था कि भाजपा सरकार हरियाणा में नहीं आ सकती। तो ये है कि हम ईवीएम वगैरह पे हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये ईवीएम हमें जिताती भी है। अगर यहाँ पे ये रिजल्ट आए, मुझे लगता है सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे के लिए और मेहनत करनी चाहिए। धारीवाल साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो अभी बात इन्होंने की है कि वहां पे ऑफिसर्स भी कह रहे थे, वहां पे दूसरे लोग भी कह रहे थे। देखिए, हर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ये चीजें चलती रहती है, वो होता ही है। कुछ ऑफिसर्स आपके पक्ष में जरूर होंगे, जैसे जनता ने जो वोट करती है, तो हमारे पास जो 60-70% वोटिंग होती है उसमें 25-30% जो है सत्ता पक्ष को आते हैं, 25-30% जो है वो कह रहे हैं कि पहले संकेत मिल गए थे, कई ऐसे फाइलें थी, सैकड़ों फाइलें थी, वो साइन ही नहीं हो पाई, विकास ही नहीं हो पाया। जो उनके साथ वाले लोग हैं, वो उनको लगता है, जैसे इनको भी लगता था कि हम तो 10-15 सीटें जीतेंगे और किंग मेकर बनेंगे, पर वो हुआ नहीं। अब जो हो गया हम उसको लेके चले, और जो आपने मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे जनता ने ध्वस्त कर दिए। अब हमें काम करने दीजिए शांति से। 23 फसलों की एमएसपी। कौन मना कर रहा है आपको? आप काम कीजिए, सरकार बनाइए, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन वो सवाल पूछना उनका अधिकार है सर। नहीं, मैं 23 फसलों की एमएसपी हम हरियाणा में जैसे 14 की हमने दी है, देकर के एक मॉडल राज्य बनाएंगे, सारे देश को दिखाएंगे कि किसान। सर उसको लेके भी सवाल है, किसान को सर उसको लेके भी सवाल है। कांग्रेस कहती है कि आपने हाईजैक किया उनका चुनाव मैनिफेस्टो, आपने हाईजैक किया और ये जो वादे उन्होंने किसानों को किए थे वही वादे आपने कर दिए। देखिए, वो भी सवाल है। हम तो उनके मैनिफेस्टो से पहले 14 फसलों की एमएसपी भावांतर स्कीम में दे रहे हैं। पंजाब में तो है नहीं, हिमाचल में तो है नहीं, जहां पे तमिलनाडु में है नहीं, जहां पे वो राज कर रहे हैं वो दे दे वहां पे हरियाणा को मॉडल बना के। हमें उनकी तरफ क्या देखना है, हम तो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप देके दिखा दो पंजाब में। मैं कहता हूं, आप प्रवक्ता बैठे हैं, हर साल हरियाणा में 8500 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो आप देके दिखा दो। सॉरी, 850 करोड़, 850 करोड़ रुपया मिल रहा है किसानों को, आप देके दिखा दो। आप यहाँ पे एक मूंगी की फसल, मूंगी नहीं उठा पाए पंजाब में, एक मूंगी हमने 14 फसलें उठा दी। तो आप कुछ जवाब ले दिखाओ ना लोगों को। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे कुछ करके दिखाओ, सर जवाब दीजिए। देखिए, मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूँ, इन्होंने दो बातें करी और मैं बहुत टेक्निकल इंसान हूं, मैं फाइलों में उलझा रहता हूँ पूरा दिन, इसलिए मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही है। प्रधानमंत्री बीमा योजना जो ये कह रहे हैं हरियाणा में, इसमें इन्होंने किसानों से करोड़ों रुपए प्रीमियम लिया, किस्तें ली, और जब फसल खराब हुई और पैसे देने का समय आया तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो पैसे नहीं। जिस एजेंसी ने प्रीमियम खाया उस एजेंसी ने पैसे देने से मना कर दिया। ये रियलिटी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये केवल और केवल आंकड़े, पेपर पे नंबर बढ़ाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा, अभी 23 फसलें, मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये बताएं हरियाणा में नारियल कहां होता है? ये नारियल पे एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में, कुछ भी लिख देंगे, जूट पे एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा में। आप मुझे एक हरियाणा का एक गांव बता दो, हमने तो कार्यकर्ता भेज दिए पूरे हरियाणा में ढूंढने के लिए कि नारियल होता क्या है जिस पे ये एमएसपी दे रहे हैं। तो ये भाजपा की असलियत है। अब इस पे जो है हमें इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत थी, ये सच्चाई जनता के बीच में लाने की जरूरत थी कि ये केवल झूठ का प्रचार करते हैं, ये करने की जरूरत थी हरियाणा में, जो हम आगे करते रहेंगे। जसबीर जी, मैं बस दो लाइनों में, पहली चीज तो अभी बहुत अच्छी बात कही है आप प्रवक्ता ने, तो काइंडली पंजाब को भी ये बता दो
कि भाई 23 फसलों में से सारी फसलें पंजाब और हरियाणा में नहीं होती, हमें 5 फसलों की एमएसपी चाहिए जो यहाँ पे होती है। लेकिन अगर किसान मांग रहा है तो हमने भावांतर में वहां पे योजना बना दी, तो किसान खुश है। उसके बाद आप गूगल करिए, 850 करोड़ 24 में मिला है शर्मा जी, अभी गूगल करिए, अभी पता चल जाएगा कि मैं गूगल नहीं करता सर, मैं फाइलें पढ़ता हूँ। नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन गूगल पे जो चीज सरकारी आंकड़ा आ रहा है तो 850 करोड़ मिला है ना किसानों को। ठीक है, ये घटना हुई थी, जो आप कह रहे हैं सत्य है, जो आप कह रहे हो भावांतर योजना बताया, ये घटना हुई थी, अर्ध सत्य है, बिल्कुल हुई थी। मतलब कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसके बाद फिर एक दो बात हुई, वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, सरकार ने एक्शन लिया, लेकिन 850 करोड़ 24 में ही मिला, ये भी है। अब इस पे एक और डेटा लीजिए आप। हाँ, यहाँ पे तो मुर्गियों का मुआवजा कह रहे थे, मिला नहीं पंजाब में आपकी सरकार। 6 लाख एकड़ जमीन का मुआवजा देना था सर, 6 लाख एकड़ जमीन का, केवल 30,000 एकड़ दे पाई है, और उस 850 करोड़ का ढिंडोरा पीटते हैं। और जो 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिए, उसका क्या? आप न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं कि हमने 850 करोड़ रुपए देके हम जो है वो हरियाणा में हमने उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन जिन 16,000 तो 200 करोड़ दिए वो ना पंजाब में। दूसरी बात, 200 करोड़ ही दिया। मैं रेशो की, आप सुनिए, मैं रेशो की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने भावांतर योजना की बात करी, भावांतर योजना के तहत आज जो फ्रॉड हरियाणा में हुआ है वो भी सबके सामने है, और वो रिटर्न में ऑन रिकॉर्ड है। क्या फ्रॉड हुआ भावांतर योजना में? इन्होंने किसानों के नाम पर टाउट्स, जो दलाल होते हैं, उनके नंबर रजिस्टर कराए वेबसाइट पे, और किसानों को पैसा ना मिलके दलालों के खातों में पैसा जा रहा है। ये है इनकी भावांतर योजना। ये इनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है वो भी एक और स्कैम है, जिसके अंदर आपने जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रखी है जमीनों की हरियाणा में, ये भी एक स्कैम है। उसके बाद इन्होंने जो जितने ये पोर्टल्स बना रखे हैं हरियाणा में, ये सारे के सारे पोर्टल्स जो है वो स्कैम है हरियाणा के अंदर। हम तो जनता के बीच में ये रखते रहे, लेकिन जो है वो जिनको सरकार बनानी थी हरियाणा में, वो दूसरे घमंड के घोड़े पे सरकार सवार थे, तो उन्होंने ये मुद्दे पकड़े नहीं। ये रियल इश्यूज हैं हरियाणा के, और ऑन रिकॉर्ड हैं, और विद पेपर्स हमारे पास मौजूद है कि हरियाणा में इतने बड़े स्कैम हुए हैं। चलिए ठीक है दिलबाग जी, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हमारे बीच अभी कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, ये सवाल वैसे उनको बनता था। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अपनी ईगो में बैठे थे, एक तरफ कुमारी शैलजा थी, दूसरी तरफ हुड्डा थे, अलग अलग टीम में काम कर रहे थे, मिलके काम करना था। वो कह रहे कि कमजोर, खुद ही अपने आप को जो है वो साबित करने में वो कमजोर साबित हुए हैं। ऐसे में अगर वो अपना एरोगेंट छोड़ते तो हो सकता था कि स्थिति और परिणाम कुछ और होते, लेकिन अब भाजपा की जीत हुई है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में जो तथ्य लेके, हालांकि नवीन साहब ने बताया कि वो तथ्य के आधार पे बात करते हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि आखिर जिस तरह से जीत हासिल हुई है भाजपा की, जनता ने उनके नाम पे मोहर लगा दी है कि भाई ठीक है, ये विकास जो उन्होंने 10 साल से किया था उसी को आगे हम जो है वो वापस चुनेंगे। नहीं, ये तो बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस का जो अपना गठबंधन का, सॉरी, जो अपना उनका एजेंडा था वो से खिंच चुके थे। वो कुछ कुमारी शैलजा अलग थी, हुड्डा साहब अलग थे, तंवर साहब अलग थे, सूरजेवाला साहब अलग थे। इसका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है, ये तो माननी पड़ेगी। हाँ जी। दूसरी बात मैं कहूँ, वहां पर जो हमारी किसान यूनियन है वो भी खिंड पुंड चुकी थी। वो भी एक कोई इधर तरफ जा रहा था, कोई इधर तरफ जा रहा था। वो जो जितना उन्होंने किसानी संघर्ष लड़ा, जितना बीजेपी के सामने उन्होंने अपना मूवमेंट खड़ा किया था, वो भी अलग अलग हुए। इसीलिए वहां पर किसानों की जो वोट थी उसका भी जैसे बोल रहे हो भी आप दुरुपयोग हो गया, इसीलिए किसान जो है वो सही वोट का इस्तेमाल नहीं कर सके। इसका भी बीजेपी को फायदा हो गया। अब देखना यह है कि चलो, जो बीजेपी को जनता ने जो दे दिया वो तो स्वीकारना पड़ेगा ही। वो तो जो हम बोल देंगे अच्छा ऐसा ऐसे हुआ, तो जनता का फतवा है। जनता ने जो उनको दे दिया वो मानना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले भी अपनी टिप्पणी पर कह चुका हूं कि ये पंजाब का असर भी वहां पर पड़ा है दोनों पार्टियों को। शर्मा जी को बात माननी चाहिए, पंजाब में इनकी सरकार है, और जो पंजाब के तरफ हालात हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो रिश्तेदारी है, बहुत बड़ी रिश्तेदारी, हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं उसका असर पंजाब पे भी पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं जो पंजाब में अब हालात है, जो पंजाब में अब हालात हैं, उसका रिजल्ट जो इन दोनों पार्टियों को हरियाणा में भुगतना पड़ा। कांग्रेस जो है अपना जो मुख्य विपक्ष का उसका रोल है वो अदा नहीं कर रही जहां पर। हाँ जी, सरकार है, सरकार से लोग नाराज हैं,
तो हमारा एक तरफा इधर हरियाणा से तो तालमेल है ना सीधा, हमारा जो पंजाबी भाईचारा है, वैसे भी हमारा इधर से उधर बहुत बड़ी बातें चलती रहती है। तो उनको लोगों को पता चल गया कि ये पंजाब में दोनों वो कह रहे कि हम तो जीत के लिए, वो कह रहे कि हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो लड़ रहे थे अपनी पार्टी के लिए। और ये बात झूठ है। केजरीवाल साहब ने बहुत जोर लगाया और लोगों को बोला कि हमको आपके बेटे हैं, हमको आपके भाई हैं, और पंजाब की सभी कैबिनेट, पंजाब के सभी एमएलए, पंजाब के माने मुख्यमंत्री साहब ऐसी ऐसी स्पीच करते रहे वहां पर जाकर, पर लोगों ने क्यों ठुकरा दिया? ये बात इनको भी सोचनी पड़ेगी। प्रचार करना हर एक पार्टी का अधिकार है सर, तो वो तो पार्टियां करेंगी ना। नहीं, प्रचार किया और ये दावा करते थे, हमारे मुख्यमंत्री का ऑन रिकॉर्ड करके देख लो आप, वो तो दावा करते थे कि हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सीधा सरकार में आते हैं, जैसे पंजाब में आए हैं। बहुत सारी उन्होंने बातें की थी। और माननीय केजरीवाल जी जो कि वहां के जंपल हैं हरियाणा के, वो तो अपना वहां पर मानते थे सभी कुछ, लेकिन ये इनको मानना पड़ेगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट की यहाँ पर कार्रवाई है उसका असर इनको हरियाणा में भुगतना पड़ा है। चलिए, अकाली दल सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी का निशाना बना रही है, लेकिन आज की जो चर्चा थी वो इस मुद्दे को लेकर थी कि हरियाणा के जो शानदार रिजल्ट आए, जिसमें भाजपा ने हैट्रिक बनाई और सरकार बनाई अपनी हरियाणा में तीसरी बार, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस पर सवाल खड़े कर रही है कि ठीक है जी, हम तो जीत के लिए और हम सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तो अपनी प्रेजेंटी के लिए वहां पर लड़ रहे थे। लेकिन सवाल कई तरह के उठे हैं कि भाई जिन मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच जाकर वोट मांगे गए थे, कह रहे कि वो मुद्दे कहीं ना कहीं छूट गए हैं, जिसके चलते इस तरह के परिणाम आए हैं। और तीसरी बार भाजपा ने वहां पे सरकार बनाई है और कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर कहती नजर आई कि ईवीएम में छेड़छाड़ है और इसकी शिकायत वो जो है चुनाव कमीशन से करेंगे। लेकिन ऐसे में भाजपा अब सरकार बना चुकी है वहां पे, और जल्द ही जो है वो जो है उनकी सरकार बनने के बाद लोगों के बीच जाकर विकास के जो कार्य जिसको लेकर भाजपा ये दावा कर रही थी कि हमने लोगों के अंदर जाके जो विकास किया है उसी के आधार पर लोगों ने हमें वोट जो है वो डाली। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।